हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम क्लास 8 की पॉलिटी करने वाले हैं। एनसीईआरटी चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कि हाशिएकरण की समझ। तो ये समाज में काफी महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। इसे आज हम सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मार्जिनलाइजेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन आखिर क्यों होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें आखिर इससे संबंधित क्या-क्या प्रोविजंस किए गए हैं, हाशिएकरण को दूर करने के लिए, मार्जिनलाइजेशन से निपटने के लिए क्या-क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मार्जिनलाइजेशन यानी कि हाशियाकरण जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी भी पर्सन को या फिर किसी कम्युनिटी को समाज में मिलने वाले जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, रिस्पेक्ट है, पहचान है और जो भी संसाधन होते हैं, जो भी चीजें होती है, उनसे दूर कर दिया जाए और उसे मुख्य धारा से अलग रख दिया जाए, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो मार्जिनलाइज हो गया है। यानी कि जब कोई पर्सन या फिर कम्युनिटी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से कट जाता है और जब उसकी आवाज नहीं सुनी जाती और उसके जितने भी राइट्स हैं, उसके जितने भी अधिकार हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो कहा जाता है कि वो क्या है, मार्जिनलाइज्ड है, यानी कि हाशिए पर है। सामान्य सी भाषा में अगर हम कहें तो जैसे कि अगर आपने नोटबुक देखा होगा, सभी लिखते होंगे उसमें, तो आपने देखा होगा कि एक कोने में एक मार्जिन खींचा होता है, एक लाइन खींची होती है। उस पर आमतौर पर मोस्टली नहीं लिखा जाता, नंबरिंग के लिए सिर्फ 1 2 या कुछ मार्क करना होता है तभी लिखा जाता है। वैसे ही समाज में भी, हमारी सोसाइटी में भी कुछ जो ग्रुप्स हैं उनको किनारे पर कर दिया जाता है, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। उनकी आवाज, उनके अधिकार और उनकी समस्याएं सभी को साइड लाइन कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक दो और एग्जांपल और देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा किसी क्लास में, आपके ही क्लास में अगर कोई बच्चा कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा होता है, तो उससे बहुत कम लोग उसकी भाषा को समझ पाते, तो वो भी एक तरह से साइड हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जो वेशभूषा है, उसकी जो जाति है या फिर उसका रिलीजन, उसका धर्म अलग है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहां पर, उससे तो उसे बाहरी या फिर अलग मान लिया जाता है। और जो कुछ लोग हैं अपनी सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से, सोशल कस्टम्स की वजह से भी गरीबी, बेरोजगारी या फिर भेदभाव का सामना करते हैं, कभी कभी अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं और इसी कारण से वो क्या होते हैं, हाशिए पर चले जाते हैं, उनके साथ मार्जिनलाइजेशन होता है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि आखिर लोग मार्जिनलाइज्ड क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। तो कई कारण हैं मार्जिनलाइजेशन की। जैसे एक तो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, कम शिक्षा अगर किसी की हो, उस वजह से भी वो मार्जिनलाइज्ड होते हैं। कास्ट सिस्टम जो है हमारे कंट्री में, उसकी वजह से जो हमारी कल्चर है, कहते हैं ना हमारे देश में कि कोस कोस पे पानी बदले, सवा कोस पे पानी, तो भाषा भी बहुत अलग अलग है हर जगह की, कल्चर अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, जो भी चीजें अवेलेबल है उन पर उनकी पकड़ कमजोर है। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण कुछ जो ग्रुप होते हैं वो मेन स्ट्रीम से, मेन सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, हाशिएकरण पे चले जाते हैं। समाज में जब भी किसी सोसाइटी के पास संसाधनों की, शिक्षा की और जब उनकी आवाजों को नहीं सुना जाता, इन सब चीजों की कमी होती है, तो वो समूह क्या होता है, धीरे धीरे पीछे छूटता चला जाता है मेन स्ट्रीम से और वो मार्जिनलाइज्ड हो जाता है, हाशिएकरण पर चला जाता है। यहाँ पर बुक में एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल स्टोरी लाइन के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। आप इसे पढ़कर देखिएगा कि किस तरह से एक आदिवासी फैमिली, जो कि बरसों पहले जंगलों में वो कभी रहा करते थे, उसे छोड़कर उन्हें आना पड़ता है
जंगलों के ठेकेदारों की वजह से, क्योंकि वहां पर लकड़ियों को काटने लगते हैं लोग, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती है और बड़े शहर में आकर रहते हैं और किन किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये इस स्टोरी लाइन में समझाने की कोशिश की गई। अब आगे बात की जा रही है कि हु आर आदिवासीज, आदिवासी कौन होते हैं। तो आदिवासी ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं, यानी कि भारत के जो है वो मूल निवासी कहा जाता है आदिवासियों को। और ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के आने के पहले से भी आदिवासी जो हैं वो हमारे देश में रह रहे हैं, और ये वो लोग होते हैं जो हजारों सालों से जंगलों, नदियों और पहाड़ों के आसपास रहते हैं। और भारत में जो इनकी जनसंख्या है वो टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 8% है। इनके जो सोशल कस्टम्स है, पूजा की विधि है, भाषा, जीवन शैली, सब कुछ क्या होती है, मेन स्ट्रीम से अलग होती है। इनका रहन सहन, खान पान, पहनावा सब कुछ अलग होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आदिवासियों का जो रहन सहन है वो काफी अलग होता है आमतौर पर लोगों से। वो जंगलों पर ज्यादा उनकी डिपेंडेंसी होती है, जंगलों से कंदमूल, फल लाना, नदियों पर निर्भर रहना, लकड़ियों पर निर्भर रहना, ये सब इनके रीति रिवाज है। और आदिवासियों की अगर हम बात करें तो आदिवासी भारत में 500 डिफरेंट टाइप के आदिवासी है, जिसमें मोस्टली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं आदिवासी। और उड़ीसा में 60 टाइप्स के भी डिफरेंट आदिवासी ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि अकेले उड़ीसा में जो 500 टाइप के जो आदिवासीज हैं उनमें से 60 अकेले कहाँ होते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। और इनका जो रहन सहन है वो काफी अलग होता है मुख्य धारा से। लेकिन अब बात ये है कि ये हाशिए पर कैसे चले गए, ये मार्जिनलाइज्ड कैसे होते चले गए। दोस्तों, आदिवासियों का जो जीवन है वो जंगल, प्रकृति और धरती से जुड़ा होता है। वे नदियों, पेड़ों, पहाड़ों और पशुओं की पूजा करते हैं। उनकी भाषाएं, उनका विश्वास जो मेन स्ट्रीम से है वो अलग होता है, लेकिन वो काफी समृद्ध होता है। उनका रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये आखिर हाशिए पर कैसे चले गए? जो कि कभी सेल्फ डिपेंडेंट थे, अपनी रोजी रोटी वो खुद कमा लेते थे, खुद ही फसल उगा लेते थे, खुद ही कपड़े तैयार करके पहनते थे, बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन आखिर वो मार्जिनलाइज्ड कैसे होते चले गए? इसके कई रीजंस हैं। जैसे डेवलपमेंट के नाम पर उनकी जमीनें छीन ली गई, जंगलों से लकड़ियों को काटना, पशुओं का शिकार करना, फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज, झारखंड की अगर हम बात करें तो कोयले का खान है वहां पे। तो विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनें छीनी गई। खनन के लिए, उद्योगों के लिए क्या किए गए, जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, काट दिए गए, उनको उनके जगह से हटा दिया गया और उनको कहा गया कि आप दूसरी जगह पे जाओ, आपको हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और उनको कुछ पैसे भी दिए जाते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता, ना तो उन बहुत ही कम लोगों को जॉब मिली, बहुत कम लोगों को जॉब मिली, और पैसे के नाम पर भी उन्हें ठीक से पैसे नहीं मिले, ना रहने का सही ठिकाना मिला। पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन उनका काफी कम रहा, जिस वजह से उनमें क्या आई, धीरे धीरे जो वो अपनी जगह से जब हटे, जो जंगल उनका मूल स्थान था वहां से जब डिस्प्लेस हुए, तो गरीबी बढ़ी, उनमें मालन्यूट्रिशन बढ़ा। तो जिस वजह से वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, हाशिए पर चले गए, मार्जिनलाइज्ड होते चले गए। आप देखिए कि आदिवासियों की जो वेशभूषा है वो काफी डिफरेंट होती है, और इसलिए उनकी वेशभूषा को देखकर भी एक तरह की सोच भी लोगों के मन में आ जाती है कि ये इसी तरह से रहते हैं, इनका कल्चर डिफरेंट होता है। एक तरह की सोच की वजह से भी वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। उनको देखकर लोग खुद ही समझ लेते हैं कि नहीं, ये हमसे अलग है। इस वजह से भी आदिवासी क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं मेन स्ट्रीम से। और आदिवासियों की अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में जो आदिवासी हैं, आप हिस्ट्री अगर उठाकर देखोगे तो जंगलों पर डिपेंडेंट रहते थे, और जितने भी राजे रजवाड़े हैं वो सब आदिवासियों पर निर्भर होते थे कई चीजों के लिए, मेटल्स के लिए, आयरन का खनन होता उसके लिए, वैल्यूएबल थिंग्स के लिए, वैक्स के लिए, हनी के लिए। तो कोई भी उन पर रूल नहीं कर सका। लेकिन
जब उनको उनकी जगह से हटाया गया, फॉरेस्ट को काटा जाने लगा, माइनिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाने लगी, तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होने लगे और विकास के नाम पर तो उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही, विस्थापन हुआ ही। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 1830 के समय से ही आदिवासी झारखंड से और कुछ और जो भी आदिवासी एरिया है वहां से मॉरिशस, कैरिबियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर भेजे जाते थे मजदूर बनाकर। यहाँ तक कि भारत के असम में भी जो चाय की खेती की गई, चाय की खेती का इतना विकास हुआ असम में, वहां भी इन सब राज्यों से, झारखंड जैसे राज्यों से आदिवासियों को भर भर कर ले जाया जाता था। उन पे कई अत्याचार किए जाते थे, उनमें जिससे क्या हुआ, उनमें कुपोषण हुआ, बीमारी हुई, गरीबी हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, वो मार्जिनलाइज्ड होते चले गए, हास्यकरण पर जाते चले गए। यहाँ आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के नीलगिरी पहाड़ी पर एक माइनिंग इंडस्ट्री लगाने की बात की गई, जहाँ जिसके लिए आदिवासियों को, जो मूल निवासी थे वहाँ के, उनको वहाँ से हटाने की बात की गई, डिस्प्लेस करने की बात की गई। और वहाँ के मूल निवासी थे कौन, डोंगरिया कोंड, ये जो ट्राइबल ग्रुप है वो वहाँ रहा करते थे। तो इन लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया और कुछ इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल की गई। तो इस तरह से संघर्ष आदिवासी करते रहे हैं, वो आज से नहीं सदियों से करते आए हैं। जब से अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब से उनका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ। और अगर एक डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि इंडिया में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वो सभी क्या थे, ओरिजिनली क्या थे कि आदिवासियों के रहने की, ट्राइबल ग्रुप्स के रहने की प्लेसेस थे, जहां से उन्हें हटा दिया गया। और अगर वो वहां रहने की कोशिश करते हैं तो अब उनको क्या कहा जाता है, घुसपैठिया कहा जाता है, इनक्रॉचर्स कहा जाता है। तो इस तरह से देखें तो हमारे जितने भी नेशनल पार्क हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सभी ट्राइबल ग्रुप के निवास स्थान थे। फिर उनके रोजगार छीन गए, उनके खाने पीने की चीजें, हैबिट बदल गई, उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल था वो उथल पुथल होता चला गया और जिस वजह से वो धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन के भी शिकार होते चले गए। आदिवासी जो है वो करीब 10,000 टाइप की प्लांट स्पीसीज का यूज करना उनको पता रहता था, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीसीज वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते थे, 325 पेस्टिसाइड्स के लिए, 425 gums resin and dyes के लिए, and 550 as fiber and 3,500 as edible। तो ये सारा जो नॉलेज है, करीब जो 10,000 प्लांट स्पीसीज की जो एक नॉलेज थी, जो एक बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज आप कह सकते हैं, उनके डिस्प्लेस होने के साथ साथ धीरे धीरे ये सब चीजें भी खत्म होती चली जा रही हैं। आदिवासी अपनी जगह से हट रहे हैं, इन सब चीजों की नॉलेज भी धीरे धीरे जो हमारे देश का था वो सब खत्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। और ये जो आदिवासी जो डिस्प्लेस हुए, उनमें से अगर हम डेटा देखें तो 45% ट्राइबल ग्रुप जो कि रूरल एरिया में रहते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं जो आदिवासी ट्राइबल ग्रुप्स, वो उनमें से 35% बिलो पॉवर्टी लाइन होते चले गए। जिस वजह से क्या हुआ कि उनके बच्चों में माल न्यूट्रिशन काफी बढ़ गया, क्योंकि उनका अपना एक खान पान था, रहन सहन था, वो अपने तरीके से जीते थे। जब वो गाँव में गए या फिर वो शहरों में जाकर रहे तो उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल थी, पूरा सिस्टम था, वो पूरा चेंज हो गया। तो धीरे धीरे जिस वजह से वो मेन स्ट्रीम से मैच नहीं कर पाए, जिस वजह से वो क्या हो गए, मार्जिनलाइज्ड हो गए। आगे यहाँ पर बात की जा रही है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन की। एक तो जो जिनकी संख्या काफी ज्यादा होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, मेजोरिटी कहेंगे, और जिनकी संख्या कम होगी वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। तो ये जो माइनॉरिटीज हैं, दो तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज को, माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और दूसरा आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं कि यानी कि एक तो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज होंगे, धर्म के आधार पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी है उसके कंपेयर में अगर दूसरा रिलीजन कम है तो वो माइनॉरिटी कहलाएगा। और दूसरा आप कह सकते हैं माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी सपोज आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती है, तो वहां पर आप क्या होंगे,
माइनॉरिटी कहलाएंगे तो वहां पर भी बहुत हद तक संभावना है कि आप मार्जिनलाइज्ड खुद को फील करेंगे या फिर आप मार्जिनलाइज्ड होते चले जाएंगे। सपोज आप अगर नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, साउथ इंडिया में आप अगर जाते हैं, आपकी भाषा हिंदी है, तो साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहां बहुत कम लोगों को हिंदी आती है, तो वैसी स्थिति में आप क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइनॉरिटी हो जाएंगे। अगर साउथ इंडिया के कोई नॉर्थ इंडिया में आते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो भाषा के आधार पर अगर आप देखें तो वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। अगर हम रिलीजन के आधार पर देखें, तो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर हम देखें तो मेजोरिटीज में जो यहाँ पर है हिंदू है, हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है तो हिंदू है। तो बुक में बात की जा रही है माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। टोटल हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिसमें मुस्लिम उनकी जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का 14.2%, क्रिश्चियन उनकी पॉपुलेशन है 2.3%, सिख उनकी पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का 1.7%, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो 0.7%, जैन धर्म 0.4% एंड पारसी 0.06%। तो ये टोटल पॉपुलेशन है इंडिया के 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि माइनॉरिटीज भी जो है वो भी मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? सपोज कभी कभी तो देखा जाता है कि उनकी जो वेशभूषा होती है अपने कल्चर के हिसाब से, अगर वो अलग तरह की वेशभूषा पहनेंगे तो आपको देखकर वो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इस रिलीजन से है, तो माइंड में एक ऑटोमेटिक वो ख्याल आता है कि अच्छा वो हमसे अलग है। तो ऐसी स्थिति में वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे सिख धर्म में पगड़ी बांधने का प्रचलन है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर सिख धर्म के लोग कम हैं, एक या दो आपको पगड़ी में दिखेंगे, तो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अच्छा ये हमसे अलग है, ये सिख धर्म के हैं। मुस्लिम रिलीजन की अगर हम बात करें तो महिलाओं में बुर्का पहनने का रिवाज है। मुस्लिम धर्म में पुरुष बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, तो आपको देखकर ही ये समझ में आ जाएगा कि ये अलग तरह की इनकी वेशभूषा है, तो आप उनको अलग समझेंगे। जिस वजह से भी कहा जा रहा है कि ये मार्जिनलाइज होते चले जाते हैं उनके कस्टम्स की वजह से, उनके रीति रिवाजों की वजह से भी, क्योंकि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनकी उससे उनका रहन सहन, उनकी जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है। अब मुस्लिम के मार्जिनलाइजेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मुस्लिम की जो जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन का, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो 14.2% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो मुस्लिम की ही बात क्यों की जा रही है यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन पे? तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है। हिंदू जो कि मेजोरिटीज में है, हो सकता है कहीं पर हिंदू माइनॉरिटी में हो, कुछ कुछ ऐसे जगह, कोई ऐसा स्टेट जहां पर हिंदू की संख्या कम है, हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले कम लोग हैं, तो वहां हिंदू माइनॉरिटी में होंगे। और कुछ ऐसा स्टेट जहां पर मुस्लिम रिलीजन के लोग कम हैं, तो वहां मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किसकी संख्या कम है, वहां पर वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस पर बात की जा रही है, तो यहाँ हिंदू की बात की जा रही है, तो हिंदुओं में कितने के पास पक्का घर है? तो 65.4% लोगों के पास पक्का घर है। इलेक्ट्रिसिटी 75.2, टैप वाटर 43.7%। मुस्लिम की बात करें तो 63.8% लोगों के पास पक्का घर है। इलेक्ट्रिसिटी 67.5% एंड टैप वाटर 35.8% लोगों के पास टैप वाटर है। और अब हम क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन धर्म में जो टोटल पॉपुलेशन है उनका 69.3% लोगों के पास पक्का मकान है। इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच 86.2% लोगों के तक है और टैप वाटर 48% लोगों के पास है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में 91.3% लोगों के पास अपना पक्का मकान है। इलेक्ट्रिसिटी 96% लोगों के पास है एंड टैप वाटर 49.3% लोगों के पास है।
तो यहाँ पर इन चार धर्मों को अगर आप कंपेयर कीजिए तो मुस्लिम कम्युनिटीज में जो पक्का घर, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर इनकी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से कम लोगों को मिलती है। क्रिश्चियन में, हिंदू में, सिख धर्म में इनसे सबसे कम किसका है? मुस्लिम धर्म का धर्म में है। तो ये कैसे हो गए? धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, हाशिए पर चले गए हैं। अगर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, उनमें शिक्षा का क्या स्तर है, तो टोटल हमारे देश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74% लिटरेसी रेट है, तो उसमें हिंदू का 63%, मुस्लिम 57%, क्रिश्चियन 74%, सिख 67%, बौद्धिस्ट 71 एंड जैन 86%। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लिटरेसी रेट के हिसाब से भी मुस्लिम्स में क्या है? शिक्षा का स्तर कम है, लिटरेसी रेट कम है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? साइड हो रहे हैं। एक तो मार्जिनलाइज्ड होने की वजह क्या होती है? मेन रीजन ही यही सब होता है कि एजुकेशन का लेवल क्या है, लिटरेसी रेट की बात कर हो रही है, उन संसाधनों की पहुंच कितनी है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब चीजों के आधार पर अगर किसी भी चीज में कोई कम है तो वो धीरे धीरे क्या होगा? मार्जिनलाइज्ड होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये रीजन क्या है इन सब चीजों के? शिक्षा के कम अवसर मिलना, नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व मिलना, जॉब में। अब देखिए, आईएएस का परसेंटेज, आईपीएस का परसेंटेज, आईएफएस का परसेंटेज, अदर पीएसयू का परसेंटेज, स्टेट पीएसयू का परसेंटेज, बैंक्स एंड आरबीआई, ये सब में परसेंटेज कितना है मुस्लिम्स का, यहाँ पर वो भी एक चार्ट में बताया गया है। तो ये सारे रीजंस हैं, इनके परसेंटेज कम है हर जगह, जिस वजह से वो सोसाइटी में क्या होते हैं? हाशिए पर चले जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं। तो इतनी बड़ी इनकी संख्या है, इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 14.2% है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का, फिर भी ये मार्जिनलाइज्ड क्यों हो गए हैं? तो रीजन क्या है? शिक्षा के कम अवसर, लिटरेसी रेट इनकी कम है, जॉब में इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। ऑटोमेटिक सी बात है कि लिटरेसी रेट कम होगी तो जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम होगा। कुछ जगहों पर जो उनका रिलीजियस जो उनका फैक्टर है, उनका पहनावा ओढ़ावा है, वे उनका कल्चर है, तो उसको वो फॉलो करेंगे, जिस वजह से लोगों के मन में भी ये ख्याल आता है कि ये हमसे अलग है। तो ये तरह का एक स्टीरियोटाइप है, उस वजह से भी धीरे धीरे वो क्या होते हैं? मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। तो मुस्लिम की कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में एक कमिटी बनाई गई, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के चेयरमैनशिप में। कमेटी ने भी यही कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बच्चे शिक्षा, हेल्थ और रोजगार में है जो है वो काफी पीछे हो गए हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उनका सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन का जो इंडिकेटर्स है वो मुस्लिम कम्युनिटी में अदर जो कम्युनिटीज है उनसे काफी कम है, जिस वजह से वो क्या हो रहे हैं? मार्जिनलाइज्ड होते चले गए हैं। और ये भी कहा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज है उसमें एवरेज स्कूलिंग 7 से 16 साल तक के बच्चों का काफी कम है, जिसकी वजह से भी सोसाइटी में वो मार्जिनलाइज्ड होते चले जा रहे हैं। और उनके पहनावे की तो बात मैंने पहले ही बता दी, ये भी कमेटी में बताया गया, रिपोर्ट में बताया गया। और जिसकी वजह से क्या होता है कि खुद को अलग समझने के कारण और लोगों के मन में ऐसी मानसिकता हो जाने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो कम्युनिटीज हैं ऐसे एरिया में रहना पसंद करती है जहां पर उनके जैसे ही लोग हो। सपोज कोई सोसाइटी है तो उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहा है, तो वो खुद को कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, क्योंकि उसका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, उसका सब कुछ कस्टम डिफरेंट है। तो या फिर किसी सोसाइटी में सिर्फ एक मुस्लिम फैमिली है, या फिर कोई एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर सभी मुस्लिम है, सिर्फ एक हिंदू फैमिली है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि वो उस वहां पर रहने में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे और उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह पर जाना कर रहना पसंद करेंगे जहां पर उनके जैसे लोगों की संख्या ज्यादा हो। तो वो धीरे धीरे एक ही जगह पर सिमट कर रहने की प्रवृत्ति के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गेटोइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्जिनलाइजेशन जो है सोसाइटी में उसके कई तरह के कारण है। और अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो मार्जिनलाइजेशन होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इससे निपटने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्योंकि हमारे जो
संविधान के निर्माता थे उनको बहुत अच्छे तरह से पता था कि हमारी सोसाइटी के कैसा सिस्टम है। तो उन्होंने हर एक बात को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर हमारा जो संविधान है वो तैयार किया। जो संविधान है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जहां सभी धर्म के लोगों को, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, सबको इक्वल रखा गया। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सबके लिए कानून क्या है, एक समान है। तो हम अब एक नजर इस पर भी देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके लिए, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें, आदिवासियों की अगर हम बात करें, तो संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स का जिक्र किया जाता है। यानी कि इसमें जितने शेड्यूल ट्राइब्स में जितने भी जो लिस्ट है, एक लिस्ट तैयार की जाती है, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आर्टिकल 342 के अंतर्गत आता है। और शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 341 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है शेड्यूल कास्ट की। यानी कि एक लिस्ट तैयार की जाती है आर्टिकल 341 के अंतर्गत, वो शेड्यूल कास्ट के लिए आता है। तो सोसाइटी में शेड्यूल ट्राइब्स को भी मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, शेड्यूल कास्ट को भी मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, और जो भी ग्रुप या जो भी कम्युनिटी या फिर पर्सन किसी वजह से पीछे रह जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो, लिटरेसी की वजह से हो, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। तो सभी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स बनाए गए, प्रोविजंस किए गए। अब हम उस पर एक नजर देख लेते हैं। तो आर्टिकल 14 इंडिया के सभी लोगों के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कानून के सामने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी बराबर है। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भी भेदभाव किया जाता है उसको दूर करने की बात करता है, ये कानूनन अपराध होगा। आर्टिकल 16 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो या फिर माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, मेन हो, वुमेन हो, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि छुआछूत जो हमारी सोसाइटी में सदियों से चला आ रहा था, वो कानूनन अपराध है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 हमारे देश में बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये काफी व्यापक है, इस पर मैं कभी बाद में डिस्कशन करूंगी आर्टिकल 21 की। अभी आप इतना जानिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की ये बात करता है एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कभी ये पूछे कहीं पर भी कि which article discuss about the protection of language, culture and education of minorities, तो वो है आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं संविधान में माइनॉरिटीज के लिए, या फिर जो भी हाशिए पर हो, मार्जिनलाइज्ड खुद को फील करे, सभी के लिए ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर मार्जिनलाइजेशन जो सोसाइटी में हो रही है उसको कैसे खत्म किया जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो बहुत हद तक जो सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे एजुकेशन का जो लेवल है उसको बढ़ाना होगा, यानी कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, शिक्षा के अवसर को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसमें बराबरी का मौका मिले सभी को। हालांकि हमारे संविधान में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन उनके एजुकेशन का लेवल कम होने के कारण उनको एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो एजुकेशन जो है वो तो बढ़ाना ही होगा, जिससे उनको क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो भी लॉ है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, उसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोगों में ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है, सभी लोगों की सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है कि अगर कोई अलग तरह का दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको साइडलाइन कर दिया जाए। और ये मेरे ख्याल से सबसे जरूरी कदम है कि सोसाइटी में जागरूकता आए, समाज में जागरूकता आए। सोसाइटी में बदलाव लाने की तो जरूरत है ही, साथ ही साथ इनको प्रोटेक्शन के लिए सरकार के द्वारा भी कई एक्ट भी बनाए गए हैं, कमीशन भी बनाए गए हैं, जिनमें एक है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक कमीशन भी है माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए, और एक कमीशन भी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए भी कमीशन सरकार के द्वारा गठित की जाती है, ताकि इन सभी जो कम्युनिटीज हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। तो दोस्तों ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये सिर्फ गरीबी या आर्थिक पिछड़ेपन का सवाल नहीं है, बल्कि यह सम्मान, समानता और इंसानियत का भी सवाल है। क्योंकि जब समाज का कोई भी हिस्सा मार्जिनलाइज्ड हो जाता है, समाज का कोई भी हिस्सा हाशिए पर चला जाता है, तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति की या सिर्फ उस कम्युनिटी का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उससे क्या होता है, पूरे देश की जो प्रगति है, पूरे देश की जो डेवलपमेंट है, वो स्लो हो जाती है, वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए हमें जो हमारे संविधान में दिए गए अधिकार हैं, उनका सम्मान करते हुए हर व्यक्ति को, हर समुदाय को बराबरी का हक देना चाहिए, क्योंकि इसी में जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, उसकी शक्ति छुपी हुई है। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का, जिसमें मैंने आपको थोड़ा एक्ट भी बताया है, वो बुक में नहीं दिया है, मैंने अपनी तरफ से आपको ये बता दिया ताकि आपको इन सब चीजों की नॉलेज हो। एक बार इस चैप्टर को आप पूरी तरह से पढ़ लें खुद से, उसके बाद आई थिंक आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा चैप्टर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।